अस्सलामुअलैकुम। मैडम एक्सप्लेन कर रहे हैं वीकली टेस्ट। फर्स्ट जो एमसीक्यू से आपके पास विच लिक्विड इज लेस विस्कस, तो यहाँ पे कौन सा लिक्विड है जो आपके पास लेस विस्कस है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा डाइमीथाइल ईथर, जो ऑप्शन है बी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने विस्कोसिटी टॉपिक पढ़ाया था। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होती है जहाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। उसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, फ्लोरीन भी आ जाता है, और भी हो सकते हैं, पर हम जस्ट ये बताते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर है बी। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। डिटर्जेंट जो होते हैं वो सरफेस टेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर? बेटा वाटर के अंदर सरफेस टेंशन कौन रिड्यूस करते हैं? डिटर्जेंट। ये आपको क्लास में बताया गया था। सेकंड का है डी, और ये मैंने ऐसे असाइनमेंट पे भी दिया था। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे, या टेम्परेचर पे, या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, या नन ऑफ दिस? तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 0 डिग्री जो है वो -273 के केल्विन के इक्वल नहीं होता। बट यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री इज इक्वल टू -273 केल्विन, और ये बात सही नहीं है। बी, वाटर बॉइल्स होता है 273 केल्विन में, ये बात भी सही नहीं है। एवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, ऑप्शन डी दे रहा है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी बात करेक्ट है? एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, ये बात सही है। क्वेश्चन 6 से, अगर आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं और अगर अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ए इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम, या डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड? तो आप याद रखना बेटा क्या होगा, आपके पास प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 7, ये भी मैंने क्लास में बताया है। अंडर 50 टॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज, ये पढ़ाया हुआ है मेरा क्लास में, बताया भी हुआ है। वैसे ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 290, तो जब आप 50 टॉर प्रेशर रिड्यूस कर रहे होते हैं तो कितना हो जाता है? 210। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 8, ये भी मैंने क्लास में बताया था। एट बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट अल्दो हीट इज कंटिन्यूसली आप सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज बेटा इसका रीजन क्या है? तो इसका भी आंसर होगा, आप भले कंटिन्यू हीट सप्लाई करते जाओ पर लिक्विड बॉयल होगा बेटा किस पे? 100 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट इंक्रीज। ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 9, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इज 1:3। देन मैं पूछ रहा हूं मुझे मॉलिक्यूलर मास का रेशियो बताओ। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिफ्यूजन का रेशियो दे दूं और मॉलिक्यूलर मास पूछूं, आप क्या करना, आपको ये जो मैंने 1:3 रेशियो दिया है, भले आप फॉर्मूले से करना, पर मैंने आपको सिंपल बताया था इन दोनों के स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। 1:9 नहीं होगा, क्योंकि आपके पास रेशियो क्या दिया हुआ है डिफ्यूजन का? 1:3। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास 1 कम है तो आप क्या रखोगे? 9 रेशियो, क्योंकि जिसका डिफ्यूजन का रेशियो कम होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, और जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा और होता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कम होता है। तो आप दोनों के स्क्वायर करके, भले आप फॉर्मूले से करना, पर फिर भी मैंने आपको टेक्निक बताई है, कर लो तो आपका सही होगा। तो होगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन 10 है,
11.2 dm क्यूब आप ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस भी ले रहे हैं, H2 भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं। एट एसटीपी पे मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा? इन सबके मोल्स तो सेम ही आएंगे, आपके पास आ जाएंगे हाफ। तो जबकि सबके मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम ही आएंगे। आपका आंसर होगा बी, 3.01 इंटू 10 पावर 23। क्वेश्चन 11 है, इक्वल मासेस ऑफ CH4 एंड O2, ये बेटा किसके अंदर है? एक सिलेंडर के अंदर है। आपसे पूछा जा रहा है द पार्शियल प्रेशर, या आपसे पूछा जा रहा है O2 पे कितना फ्रैक्शन प्रेशर लगेगा। तो मैंने आपको इसकी एक हिंट बताई थी कि ज़्यादातर सवाल काफ़ी बुकों के अंदर दिए हुए हैं, बहुत इजी हैं। एक CH4 है और एक O2 है। जब मैं मास इक्वल कहूँ तो आपको पता है इसका मास 16 है, इसका 32 है। तो जब मैं इक्वल मास की बात करूं तो इनमें से जो दोनों में से जो बड़ा मास हो बेटा 32 बड़ा है, वो आप इन दोनों के लिए इक्वल रख दो। जब भी मैं इक्वल मासेस की बात करूं तो इनमें से जो दो बड़ा मास हो वो दोनों के लिए सेम रख दो। अब आप क्या करें, इन दोनों के निकालें मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालेंगे? ये समझो गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से 16 से, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास 32। बेटा यहाँ कितने मोल आए? 2। यहाँ कितने मोल आए? 1। इसके मोल आगे 2 और इसके मोल आगे 1। अब मैं आपसे फ्रैक्शन प्रेशर पूछ रहा हूँ O2 का, जिसका मैं फ्रैक्शन प्रेशर पूछूं, अगर O2 का पूछ रहा हूं तो O2 के मोल ऊपर रखना, O2 गैस के मोल ऊपर रखना और डिवाइड करना टोटल मोल से। बेटा 1 O2 के टोटल कितने होंगे? 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो कितना फ्रैक्शन प्रेशर आएगा? 1/3। अगर मैं आपसे CH4 का पूछता तो CH4 के कितने मोल हैं? 2 और डिवाइड करते टोटल मोल कितने हैं? तो ऐसे सवाल आते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी मैं आपको गैसेस दे रहा हूं पहले आप उन पे अपना मास लिख दो। इनमें से जो बड़ा मास हो वो उन दोनों का इक्वल बना दें। CH4 का भी मैं 32 ले रहा हूं और O2 का भी 32 ले रहा हूं। फिर आप क्या करते हैं, उन गैसेस के मोल निकाल दें। बेटा 32 गिवन है, इसका मोलर मास 16 है, तो इसके मोल आगे 2। ये गिवन था 32 और मोलर मास है 32 1। मैंने फ्रैक्शन प्रेशर किसका पूछा? O2 का। जिस गैस के पूछ रहा हूं उसके मोल ऊपर रखना और डिवाइड करना टोटल मोल से। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/3। तो आंसर इसका होगा ए। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन 12 पे। एक अननोन गैस है जिसको मैंने कहा है ए, और वो डिफ्यूज हो रही है 2 टाइम फास्टर हो रही है देन ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं उस ए का मास कितना होगा? तो बहुत इजी है, आपका फॉर्मूला है R1/R2 = M2/M1। अब M2 आपको पता है ये हेवियर गैस के लिए होता है और ये लाइटर गैस के लिए होता है। R1 लाइटर के लिए और R2 हेवियर के लिए। तो मैंने कहा है 2 टाइम फास्टर डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन गैस से, तो R1 है 2, R2 कुछ भी नहीं है तो 1। अब आपके पास O2 जो है वो आपका है M2 32। जो मैं A कह रहा हूं उसको आप सपोज करेंगे M1, जो मुझे मालूम करना है। अब 100 को खत्म करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 100 से स्क्वायर से 100 खत्म हो गया। 32 M1। 4 को लगा 1 दफा, 32 को लगा 1 दफा। तो आपके पास M1 बेटा कितना आ जाएगा? 8। M1 कितना आ जाएगा? 4 को लगा 1 दफा, 32 को लगा 8 दफा। तो आपके पास M1 यहां चला जाएगा, तो M1 बेटा किसके बराबर आ गया? 8 के। तो M1 बेटा कितना होगा? 8। B इज द करेक्ट। क्वेश्चन 13, द विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये दोनों डिक्रीज हो रही हैं
विथ आप कौन सी चीज इंक्रीज करेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड को या प्रेशर को या टेम्परेचर को या नन ऑफ दिस? तो बेटा आपका आंसर होगा टेम्परेचर, सी इज द करेक्ट। एक और मैंने 14 क्वेश्चंस दिया है। नाइट्रोजन गैस से जो बेटा हम ले रहे हैं 250 ml और वो टाइम बेटा उसका कितना है 5 सेकेंड इफ्यूज होने में लग रहा है, और पूरी वेसल का वॉल्यूम मैंने दे दिया है 10 dm क्यूब है। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर मैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लीटर लूं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप बता सकते हो टाइम कितना होगा जो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है? बेटा ये क्वेश्चंस विदाउट आपके पास फॉर्मूले से भी हो सकता है। अब ये 250 ml जो है इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास होगा 0.25। तो नाइट्रोजन गैस का आप ले रहे हैं कितना लीटर ले रहे हैं 0.25। कितना टाइम लिया 5, कितना टाइम लिया 5 सेकेंड। अब कॉमन सेंस यूज करें, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा हूं 1 लीटर, तो बताओ बेटा मैंने उसका वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा दिया। जब मैं 4 गुना बढ़ा दूंगा तो उसका टाइम भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 0 to 50 ml किसके बराबर है 0.25 लीटर के। उसमें N2 कितना टाइम ले रहा है 5 सेकेंड, और मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिए 1 लीटर, तो उसके कंपेयर में मैंने 4 गुना वॉल्यूम बढ़ाया है, तो टाइम कितना होगा? तो कॉमन सेंस यूज करें, टाइम होगा 20 सेकेंड, क्योंकि 0.25 लीटर के लिए अगर 5 सेकेंड है तो 1 लीटर के लिए कितना टाइम होगा? आप उसको 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी 4 गुना बढ़ जाएगा, आपका आंसर होगा 20 सेकेंड। वरना अगर आप प्रॉब्लम से सॉल्व करें तो भी कर लेना, तो भी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है आपके पास 15, इक्वल मासेस है H2 के, हीलियम के, CH4, O2, ये गैसेस आप ले रहे हैं वेसल के अंदर। आपसे पूछा जा रहा है किसका लोएस्ट पार्शियल प्रेशर होगा। आप समझ जाओ, एक कंटेनर में मैंने बेटा क्या लिया है, H2 गैस भी ली है, हीलियम भी ली है, CH4 भी ली है, O2 भी ली है। आप सबसे पहले इनके मासेस लिखें 2, 4, 16, 32। मैंने आपको क्या कहा, अगर मासेस आपके इक्वल की बात करें तो इनमें से जो सबसे बड़ा मास है वो लेना। तो आप H2 के लिए भी 32 ले रहे हैं, हीलियम के लिए भी 32 ले रहे हैं, CH4 के लिए भी 32 ले रहे हैं, और O2 के लिए भी कितना ले रहे हैं 32, सबके लिए 32 ले रहे हैं। जब इक्वल मासेस की बात करें, अब आप इन सबके मोल्स निकाल दो। बेटा समझो ये गिवन है, इसका मास कितना है 2, बेटा गिवन कितना है 32, इसका मास कितना है 2, तो आपके पास कितने मोल आ जाएंगे 16। यहाँ गिवन मास कितना है 32, इसका मास है 4, तो कितने मोल आ गए 8। इसको बेटा डिवाइड करेंगे 16 से, कितने मोल आ गए 2। इसको डिवाइड करेंगे 32 से, कितने मोल आ गए 1। तो आप देखो सबसे मोल किसके कम है, फर्स्ट गैस के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो जो फोर्थ गैस है उनके मोल सबसे कम है, और अगर उनके मोल सबसे कम होंगे तो उनका पार्शियल प्रेशर जो है बेटा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 5, which of the following pairs of gases will diffuse with similar rate? बेटा किनकी डिफ्यूजन सेम है? तो आप याद रखना ऑप्शन में सी करेक्ट है, क्योंकि NO और C2H6 का मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगी। अब हम आते हैं 17 क्वेश्चन में। वाटर फ्रीज हो रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपसे पूछा जा रहा है उसकी डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू। तो याद रखना बेटा, तो आइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एम्प्टी स्पेस होते हैं।
ये भी बहुत इजी था, बी आंसर है। 18 क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है, ये भी बहुत इजी है, आप कर लेना। अमोनिया का मास 17 है, SO2 का मास 64 है, Cl2 का मास 71 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है। आप इनको कंपेयर करके रखना, आपका आंसर होगा सी। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन अमोनिया की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की, फिर Cl2 की। तो ये हो गया आपका 18 क्वेश्चंस। अब हमारे 19 क्वेश्चंस में अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस डबल किया जाए तो प्रेशर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ PV इज इक्वल टू nRT, या बेटा आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर, तो nRT अपॉन वॉल्यूम। बेटा हमें nR तो नहीं दिए गए, हमारे पास सिंपल क्या है, टेम्परेचर डबल हो रहा है, वॉल्यूम भी डबल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जवाब क्या आएगा 1। तो आप कहेंगे प्रेशर जो है रिमेन अनचेंज है, सी इज द करेक्ट। ये हो गया 19 क्वेश्चन, सी था। अब आ रहे हैं 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड। ये मैंने पढ़ाया था, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी करते हैं, टेम्परेचर भी करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब आ रहा हूँ 21 में। विच स्टेटमेंट अबाउट वेपर प्रेशर इज ट्रू, कौन सी सही है। तो आप सब में से देखेंगे जो डी बिल्कुल सही है। ये मैंने बताया था, जिस लिक्विड का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये मैंने पढ़ाया था नेचर ऑफ लिक्विड में। उसके बाद ये तो हो गया 21। 22 बेटा बिल्कुल इजी है, रेशो है, आप निकाल सकते हो। आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। R1 जो है वो लाइटर गैस है, हीलियम, और R2 जो है CH4 है। जिसका मास ज्यादा है वो हेवियर है, आपको पता है CH4 का मास ज्यादा है 16, जिसका मास कम है वो M1। 4 को लगा एक दफा, 16 को लगा 4 दफा, बेटा 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, तो आपका आंसर होगा 2:1। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आपका ये हो गया, क्वेश्चन हो गया था 22। अब आ रहा हूं 23 पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डू नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने प्रूफ भी किया था, अमाउंट ऑफ लिक्विड भी नहीं करता। बी इज द करेक्ट। 24 पे आ रहा हूं। इक्वल मासेस आप ले रहे हैं CH4 के और SO2 के, एक वेसल है जिसका टोटल प्रेशर भी बताया गया है और आपसे पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर बताओ। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस वेसल का जो प्रेशर है वो मैंने बता दिया है 1000 टॉर है, और आपके पास गैसेस कौन सी है CH4 और SO2 है। अब इनके मासेस इक्वल हैं, मैं आपसे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा हूं CH4 का। सबसे पहले आप इसके मास लिखो 16। जब मैं इक्वल मासेस की बात करूं तो जो बड़ा मास होगा वो दोनों का लेना 64। अब आप क्या करें, इनके मोल्स निकाल दें। बेटा ये 16 समझो गिवन, 16 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 4। इसका मोलर मास कितना है 64, इसके मोल आगे 1। तो मोल भी पता चल गई, टोटल प्रेशर भी पता है। तो अब पार्शियल प्रेशर निकालना इजी है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था टोटल प्रेशर, और जिस गैस के पूछ रहा हूं उनके मोल। बेटा कौन सी गैस है CH4, और टोटल मोल से। तो टोटल प्रेशर कितना है बेटा, टोटल प्रेशर है 1000, और CH4 के कितने मोल हैं बेटा, CH4 के मोल हैं 4, और टोटल मोल कितने हैं 4 और 1 कितने हो गए 5। 5 को लगा 1 टाइम, इसको लगा 2 टाइम, ये हो गया 200। 200 को 4 से करना तो कितना आएगा 800 टॉर।
कितना आएगा बेटा? 800 टॉर इज द करेक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री पे कितना होता है, ये भी मैंने बताया है, 760 टॉर। ये 25 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 24 बताया था, जिसका आंसर था ए, 800 टॉर। 25 जो है इसका आंसर है पी। अब मैं आ रहा हूं 26 पे। अगर 7 ग्राम आपको N2 गैस दिए और 16 ग्राम मैंने आपको SO2 गैस दिए, एक ही वेसल के अंदर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है। यहाँ पे बेटा कौन सी चीज ट्रू है वो बताओ। अब आप देखें, मैंने आपको 7 ग्राम दी है, आपको मैं 7 ग्राम दे रहा हूं N2 गैस, और आपको मैंने 16 ग्राम दिया है SO2, एक वेसल के अंदर है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनके निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। बेटा गिवन मास कितना है 7 और N2 का मास है 28, बेटा आ जाएगा 1/4, 0.25 मोल। यहाँ गिवन मास कितना है 16 और SO4 का कितना मास है 64, तो ये हो जाएगा 1/4, 0.25। आप खुद मुझे बताएं इन दोनों गैसेस के मोल सेम है, तो आप ऑप्शन को देखें। N2 gives higher partial pressure, option B sulfur dioxide gives higher partial pressure, C both gives equal partial pressure, option D none of this। अब आप खुद सोचिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, बोथ गिव्स इक्वल पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गए 26। अब मैं आ रहा हूं 27 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट, बेटा किसमें नहीं है, तो एसिडिक एसिड में आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सैलिक एसिड में भी है, HF में भी है, बेटा HCl में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 28 है, मैं आपको कह रहा हूं एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 4 dm³, और मैं कह रहा हूं उसका जो प्रेशर था वहां पे 1 एटमॉस्फेयर था, मैंने 1 एटमॉस्फेयर से कर दिया उसका प्रेशर 15-20 टॉर। 15-20 टॉर का मतलब है 2 एटमॉस्फेयर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर को डबल कर दूंगा तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब हाफ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूम विल रिड्यूस टू हाफ। ए इज द करेक्ट। 29, प्योर वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री पे, अगर मैं 1% एक्वा सोल्यूशन डाल दूं कॉमन साल्ट का, तो आपसे पूछ रहा है विल बॉयल एट अ टेम्परेचर। अब वो किस पे बॉयल होगा। अब आप सोडियम क्लोराइड को अगर आप डाल देंगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, जब मेरे टॉपिक थे मैंने वहां पढ़ाया था, ये भी इसका आंसर होगा बी, ग्रेटर देन 100 डिग्री होगा। क्वेश्चन 30 है लास्ट। आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, वो आप ले रहे हैं STP पे, और उसने क्वेश्चन 30 है, उसने वॉल्यूम दिया है आपके पास 2.24, और वहां पे उसने जो प्रेशर दिया है वो दिया है 570 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इतना प्रेशर दिया है। आपसे पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बताएं जब वो वहां से एस्केप हो रही होगी। तो बेटा आप कैसे बताएंगे, आपका फॉर्मूला है PV = nRT। अब मालूम क्या करने हैं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स
ये पीवी आरटी नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, बेटा प्रेशर दे रहा है 550 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपको याद होना चाहिए एक एटमॉस्फेयर बराबर था 760 टॉर के या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर मैं इसको टॉर में लेना चाहूं तो इतना ही होगा, 550 ही टॉर ही होगा। और हमें इस टॉर को लेना है एटमॉस्फेयर में, तो अगर टॉर को एटमॉस्फेयर में अगर आप लेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप डिवाइड कर लेना 760 से। तो जब आप इस टॉर को 760 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एटमॉस्फेयर जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 0.75 और वॉल्यूम कितना है 2.24। और मैंने आपको बताया था जब आप एसटीपी भी बात करते हैं तो आरटी का जो आंसर होगा, आरटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है 22.2। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आई थिंक बेटा इसका आंसर हो जाएगा 0.075। सी इज द करेक्ट। तो आज के लिए हमारा इनफ है इतना।